हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक ज्योतिश्री। सो आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 145 से लेके 148 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इससे पहले हमने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी में ए बी सी पार्ट किया था। ये लास्ट पार्ट है डी डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप सीआरपीसी की प्रीवियस वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सीआरपीसी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 145 ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इस पार्ट में सेक्शन 145 ही इम्पोर्टेंट है, उसी में से प्रीलिम के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बट आपको 146, 7, 8 का भी नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है, तो कहीं से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो सेक्शन 145 में देखिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जैसे ये लैंड है या इमूवेबल में जो भी आया, उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो जाते हैं। सपोज ये प्रॉपर्टी है, ए कह रहा है मेरी है, बी कह रहा है मेरी है, तो वहां पे जो है पीस को ब्रीच किया जा सकता है उनके द्वारा। तो ये सेक्शन उसी की बात करता है। अब देखिए यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। सो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है किसी इंफॉर्मेशन पे या दूसरी चीज पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी लैंड, वाटर या बाउंड्री, तीन चीजें हैं देखिए यहाँ पे, लैंड, वाटर एंड बाउंड्री, इनको लेके कोई झगड़ा हो सकता है और जो ब्रीच ऑफ पीस, वहां पे जो शांति भंग हो सकती है, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। किसको? उन पार्टीज को कि वो मेरे सामने आए टू अपीयर और मेरी क्वेश्चंस का आंसर दें। ठीक है, तो He shall make an order in writing। राइटिंग में ये ऑर्डर होगा, stating the grounds of being so satisfied। जो भी ग्राउंड पे वो सेटिस्फाई हुआ है कि it may cause breach of peace। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोविजन लैंड, वाटर और एनी बाउंड्रीज। ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन में बात करता है जो लैंड और वाटर है उसमें क्या क्या आएगा, यानी कि लैंड वाटर तो एक ब्रॉडली डेफिनेशन है कि लैंड से रिलेटेड, वाटर से, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा वो कहता है सबसेक्शन 2। देखिए, बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है वो लैंड में आ गई, कोई मार्केट है, कोई फिशरीज है, क्रॉप भी इनफैक्ट लैंड में आएगी, यानी कि इस सेक्शन के तहत क्रॉप का अगर कोई झगड़ा होता है वो भी इस सेक्शन में आएगा। और अगर किसी प्रॉपर्टी से जुड़े रेंट हैं, कोई प्रॉफिट है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अब सब सेक्शन 3 कहता है प्रोसीजर की बात। प्रोसीजर की बात ऐसे कहता है कि जो समन है वो भेजे जाएंगे दोनों पार्टीज को और उन्हें एक एक कॉपी भी दी जाएगी। किसकी? ऑर्डर की। कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन द मैनर। और एक कॉपी, देखिए थर्ड में कहाँ पे? फॉर एफिक्स टू कॉन्स्पिशियस प्लेस। कॉन्स्पिशियस होता है क्लियरली विजिबल, यानी कि जहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे एक कॉपी भी लगाई जाएगी इस केस में। ठीक है। सब सेक्शन 4 जो है वो प्रोसीजर फॉलो करता है कि मैजिस्ट्रेट जो है पार्टीज को बुलाएगा और उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका क्या क्लेम है रिगार्डिंग लैंड और वाटर। Claims of any party to right to possess the subject of dispute। ध्यान रखिएगा, हम subject of dispute पढ़ के आए हैं, तो वो वहां पे पार्टीज को हियर करेगा और वहां पे एविडेंस भी लेगा। To hear the parties receive all such evidence as may be produced by them। जो जो प्रोड्यूस करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो डिस्प्यूट हुआ है जिस प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि लैंड, वाटर जो भी है, वहां पे वो उनका राइट है, उसके एवज में एविडेंस लेगा और डिसाइड करेगा कि वेदर एनी एंड विच ऑफ द पार्टीज, कि कोई पार्टी है उनमें से या कोई भी,
एट द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जब वो 1 में ऑर्डर आए हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट ने दिए हैं, तो जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है वो किसके पोजेशन में है। ठीक है, झगड़ा अगर किसी भी चीज का सपोज प्रॉपर्टी का होता है, ए और बी कर रहे हैं, तो वहां पे कोई रहता भी तो होगा, या तो ए या बी, तो वो भी मैजिस्ट्रेट देखेगा। इसमें प्रोवाइजो है, देखिए ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई पार्टी डिस्पोजेस्ड हुई है, यानी कि उसे निकाला गया है, तो जो 1 में सबसेक्शन 1 में ऑर्डर पास किया था, या ऑर्डर से पहले, यानी कि जब आपको पुलिस ऑफिसर या कोई और इंफॉर्मेशन से मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई ऐसे ऐसे डिस्प्यूट है, तो उस चीज से 2 महीना पहले वो देखेगा कि क्या किसी पार्टी को निकाला गया है, और अगर उस पार्टी को निकाला गया है तो उसी पार्टी को माना जाएगा कि वो पोजेशन में थी। ये आगे के इंक्वायरी में ये क्वेश्चन उठे कि पोजेशन में कौन था, ये इसीलिए ग्राउंड दिया गया है। डिस्पोजेशन से 2 महीने पहले अगर उसे डिस्पोजेस किया गया है तो वो माना जाएगा कि जो बंदा वहां पे था, उस जिसे किया गया है डिस्पोजेशन में, तो वो माना जाएगा कि वही पोजेशन में था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसेक्शन 5 बात करता है, देखिए अब पार्टी जो है ये भी प्रूव कर सकती है कि यहाँ तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट उस हिसाब से ऑर्डर भी कैंसिल कर सकता है, किसके, इंक्वायरी के। ठीक है, 5th में ये बात की गई है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड, यानी कि उसे रोका, किसी भी पार्टी को रोका नहीं जा सकता, सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और एनी अदर पर्सन फ्रॉम शोइंग दैट नो सच डिस्प्यूट हैज अकर्ड। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा ऑर्डर को। ठीक है, और जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी थी वो स्टे हो जाएंगी। उसके बाद सबसेक्शन 6 में पार्ट ए और बी है। ठीक है, ए पार्ट देखिए क्या कहता है, अगर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है दैट वन ऑफ द पार्टी वाज और शुड अंडर द प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 4, यानी कि प्रोवाइजो जो है 2 महीने पहले वो पोजेशन में था, उसको डिसाइड करते वक्त मानेगी कि इन सच पोजेशन ऑफ द सैड सब्जेक्ट ही शैल इशू एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट सच पार्टी जो है, जो निकाली है, वो एंटाइटल्ड होगी किसके, पोजेशन के। जब तक वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं निकाली जाती, तब तक वो पार्टी जो डिस्पोजेस्ड हुई थी 2 महीने के इंफॉर्मेशन से पहले, वो मानी जाएगी कि वही पोजेशन में है, जब तक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से उसे एविक्ट नहीं किया जाता। एंड व्हेन ही प्रोसीड्स अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4 प्रोवाइडेड सबसेक्शन 4 के, तो मे रिस्टोर टू पोजेशन द पार्टी फोर्सबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस। इसमें बेसिकली यही बात की गई है कि जो पार्टी इंफॉर्मेशन मिलने से 2 महीने पहले डिस्पोजेस्ड की गई थी, वही पार्टी का पोजेशन माना जाएगा। ठीक है, बी में देखिए क्या कहता है कि जो भी इस सबसेक्शन में, यानी कि 6th के सबसेक्शन में जो भी ऑर्डर पास होंगे वो सबसेक्शन 3 की तरह होंगे, यानी कि समन्स की कॉपी, एफिक्शन ऑफ कॉपी टू कॉन्स्पिशियस प्लेस, ये सब फॉलो होंगे। बी में ये प्रोसीजर की बात करता है। सबसेक्शन 7 में कहता है अगर प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी पार्टी सपोज मर जाती है, तो मैजिस्ट्रेट जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे पार्टी बना देगा और अपनी इंक्वायरी को कंटिन्यू करेगा। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि हु द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पार्टी, तो वो भी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 8th में क्या कहता है, देखिए एक वर्ड से याद कर लीजिए सबसेक्शन 8 में, स्पीडी एंड नेचुरल डिके। सपोज लैंड और वाटर का डिस्प्यूट है, तो हमने पढ़ा कि क्रॉप भी इंक्लूड है उस डेफिनेशन में, लैंड और वाटर की। तो जो क्रॉप है वो तो खराब हो जाएगी, उसके लिए तो हम इंक्वायरी और इतना वेट नहीं कर सकते, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो उसको बेच भी सकता है, उसकी सेल करवा सकते
हैं अगर स्पीडी और नेचुरल डिके उसका होता है, वो सब्जेक्ट है स्पीडी और नेचुरल डिके का। तो ही मे मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ही आया ना क्रॉप का, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं क्या इंक्लूड होगा सेकंड में, ठीक है। उसके बाद है सबसेक्शन 9 में, मैजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे, ठीक है, किसी भी पर्सन को समन करवा सकता है कोई डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये पावर है मैजिस्ट्रेट की, ठीक है। और 10th कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी डेरोगेशन ऑफ द पावर। 107 में जो प्रोसीड करने की पावर है उसको ये सेक्शन में नहीं ली जा सकती, जो 107 में पावर है। तो ये कहता है सेक्शन 145, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखिए। उसके बाद सेक्शन 146 जो है वो 145 का ही अगला भाग है, एक तरह से देखा जाए तो। अब देखिए क्या कहता है। अब 145 के 1 में 3 कंडीशन हो जाती हैं। पहली, इमरजेंसी। इमरजेंसी किस चीज की? केस की, कि जो डिस्प्यूट का लैंड वाटर का है वो एक इमरजेंसी केस है। दूसरी, कि जो पार्टी लड़ रही हैं पता चले कि उन दोनों में से तो कोई पोजेशन है ही नहीं किसी का भी, सेकंड फैक्टर ये। और थर्ड, वो सेटिस्फाई ही नहीं होता इंक्वायरी से या राइट से, किसका राइट है वो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता। थर्ड, तीनों फैक्टर आएंगे 146 में। तो उस केस में जो मैजिस्ट्रेट है वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, ये उसकी पावर है। तो 146 आगे 145 को ही आगे लेके जाता है। प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है कि सच मैजिस्ट्रेट जो है वो अटैचमेंट का जो उसने ऊपर ऑर्डर दिया था प्रोवाइजो में वो विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि वहां पे कोई जो पीस है वो ब्रीच नहीं होगी, शांति भंग नहीं होगी, तो वो अटैचमेंट का ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है प्रोवाइजो में, ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है देखिए, अगर 1 में जैसे प्रॉपर्टी को अटैच किया था उसके बाद अगर लगता है कि सिविल कोर्ट, अब सिविल कोर्ट क्यों आएगी, क्योंकि राइट इस्टेब्लिश होंगे वहां पे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि ये प्रॉपर्टी इन दोनों की है भी या नहीं, तो वहां पे सिविल कोर्ट का क्वेश्चन अराइज होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास तो ये पावर नहीं है। तो पार्टीज को वो या तो बोल सकता है कि भाई अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए आप सूट फाइल कीजिए कोर्ट में, तो इस तरह की प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है सिविल कोर्ट में। तो अब सिविल कोर्ट ने सपोज रिसीवर अपॉइंट नहीं किया तो इस सब सेक्शन में कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो भी अपॉइंट कर सकता है। देखिए, when the magistrate attach the subject of dispute he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, he may make such arrangement as he consider proper for looking the property. सिंपल। और जो रिसीवर है उस पे क्या प्रोविजन लागू होगा, ऑर्डर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी जब हम पढ़ेंगे उसमें ऑर्डर 40 जो है रिसीवर की राइट्स ड्यूटीज की बात भी करता है, ठीक है, तो वो सभी अप्लाई होंगे। अब इसमें प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 2 में, देखिए, इन द इवेंट ऑफ अ रिसीवर बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ, अब देखिए प्रोवाइजो क्या कहता है, ऊपर सबसेक्शन 2 में क्या कहा कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था 145(1) की जो प्रोसीडिंग उसने की थी उसने अपॉइंट किया, ठीक है, कब, जब सिविल कोर्ट ने नहीं किया। अब सेकंड के सबसेक्शन के प्रोवाइजो में सिविल कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, किसको, रिसीवर को, उसकी ये बात करता है। तो मैजिस्ट्रेट जो है शैल ऑर्डर द रिसीवर अपॉइंटेड बाय हिम, तो जो उसने रिसीवर किया था अपॉइंट वो कहेगा मैजिस्ट्रेट की भैया जो कोर्ट ने अपॉइंट रिसीवर किया है उसको जाके डॉक्यूमेंट्स दे दो, जो भी डिस्प्यूट है वो बता दो और जो जो तुमने कार्रवाई की है वो इसको बता दो। और बी में बात की गई है ऑर्डर जो है इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो पास कर देगा। सिंपल बात है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, बिल्कुल
1 में क्या कहा गया है, नहीं होता है तो उसके प्रोवाइजो में क्या एक्सेप्शन है, अटैचमेंट को विड्रॉ कर लिया। सेकंड के मेन सबसेक्शन में 146 के कि भाई उस सिविल कोर्ट ने नहीं किया तो मैंने कर दिया, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, सीपीसी लग गया। प्रोवाइजो में सेकंड के में क्या कहा कि अब सिविल कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, तो जो मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया था वो कोर्ट वाले रिसीवर को जाके सारे हैंडओवर कर देगा और डिस्प्यूट जो भी है उसको बता देगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट का जो रिसीवर है वो एक तरह से ये से मान लीजिए ओवरराइड करेगा। सेक्शन 147 देखिए, सेक्शन 145 में बात की गई थी प्रॉपर्टी की कि लैंड है या फिर वाटर है। 147 में यूज की बात करता है, जैसे आप ईजमेंट में भी पढ़ते हैं कि मेरा राइट पहले है उससे यूज करने का, या आपके साथ वाली बिल्डिंग है उसमें आप ईजमेंट आपने पढ़ाई है कि वो यूज कर सकता है। तो इस तरह से 147 बात कर रहा है यूज की। सिंपल है। फर्स्ट में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे या कोई और इंफॉर्मेशन पे कि कोई डिस्प्यूट अराइज होगा टू कॉज, और जिससे क्या होगा, शांति भंग होगी, ब्रीच ऑफ पीस भंग होगी, रिगार्डिंग यूजर ऑफ एनी लैंड और वाटर विद इन उसकी जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं लैंड और वाटर उसके यूज में, और जो राइट है वो क्या ईजमेंट से क्लेम हुआ है या नहीं, तो वहां पे ये 147 आएगा। 145 में यूज की बात नहीं थी। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है, लैंड वाटर जो भी है उसकी बात हुई थी। 147 में यूज, ये डिफरेंस भी हो सकता है, ये मींस का क्वेश्चन भी बन सकता है 145 और 147 में क्या डिफरेंस है। तो अगर राइट जो है किसी पार्टी ने क्लेम किया है एज एन ईजमेंट तो वो वहां पे ऑर्डर पास करेगा कौन, मैजिस्ट्रेट। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है देखिए, लैंड और वाटर का वही मतलब होगा जो 145 के 2 में लैंड और वाटर में इंक्लूड किया गया था, यानी कि बिल्डिंग, फिशरी जो भी है कि भाई मेरा मछली पालन का हक है यहाँ पे एज एन ईजमेंट, ये सब कुछ फिर सेकंड वाला ही मतलब होगा किसका, लैंड और वाटर का। सब सेक्शन 2 में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो स्टेटमेंट्स जो है उनको रिकॉर्ड करेगा, हियर करेगा पार्टी को और उनके एविडेंस को लेगा कि वहां पे क्या ये राइट एग्जिस्ट होता है या नहीं। ठीक है, और जो सेक्शन 145 की प्रोविजन हमने किए वो अप्लाई हो जाएंगे इन द केस ऑफ सच इंक्वायरी। सब सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है, इफ इट अपीयर्स टू सच मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट सच राइट्स एग्जिस्ट, कि ऐसे जो राइट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट। तो वो क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा किसको, किसी के इंटरफेरेंस को उस राइट में, इंक्लूडिंग इन अ प्रॉपर केस रिमूवल के ऑर्डर भी दे सकता है। अब देखिए प्रोवाइजो कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑर्डर पास नहीं किए जा सकते जब तक जब आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी पुलिस ऑफिसर की या कोई और इंफॉर्मेशन से, उससे 3 महीने पहले तक अगर वो एज एन ईजमेंट उसको यूज नहीं करता है राइट को, तो वो ये जो ऊपर ऑर्डर दिए कि भाई जो यूज कर रहा है वो कर सकता है, ये वाले ऑर्डर इनको खारिज कर सकता है इस केस में, जब तक वो 3 महीने पहले तक उस चीज को यूज ना करता हो। सपोज ये तो चलो 3 महीने की बात होगी, लेकिन इसमें एक और बात कही गई है, एक पर्टिकुलर सीजन या ओकेजन की, यानी कि अब गेहूं की और चावल की फसल अलग अलग टाइम पे होती है, तो जब वहां पे तो 3 महीने काउंट नहीं कर सकते। मान लो गेहूं की हुई थी फिर चावल की हुई, फिर ये वाला 3 महीने तो उसमें आएगा, और हो रहा है दूसरी उसका क्रॉप का, तो देखिए क्या होगा, लास्ट सीजन या फिर जो लास्ट ओकेजन था वो काउंट होगा, ना कि मंथ। ये प्रोवाइजो में इन दोनों की बात होती है, पहले विद इन 3 मंथ, अगर वो नहीं है तो पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर ओकेजन। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो हो गया 3rd का। 4th में देख ली क्या बात होती है, अगर सपोज कीजिए 145A की प्रोसीडिंग
चालू थी और मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि जो डिस्प्यूट है वो है यूज का, एलिजिड राइट ऑफ यूजर ऑफ लैंड, मतलब 145A की प्रोसीडिंग चल रही है। बाद में मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि नहीं, ये तो 147 से रिलेटेड हैं, तो वो रिकॉर्ड रीजन करके कंटिन्यू कर सकता है जो 147 के फर्स्ट में सबसेक्शन में प्रोसीडिंग होगी उसे किसे लेगा। अगर सपोज 145(1) की चल रही है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, अब वो प्रोसीडिंग चलते हुए लगा कि नहीं, ये किसी लैंड वाटर का डिस्प्यूट नहीं है, ये तो यूजर का डिस्प्यूट है जो 147 में है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रीजन लिख के उसे 147(1) की जो प्रोसीडिंग है उनमें कन्वर्ट कर देगा। और वाइसा वर्सा नीचे है, अगर लगता है कि 147(1) में चल रही है रिगार्डिंग यूजर, उसे लगा बाद में कि नहीं, ये तो 145(1) यानी कि रिगार्डिंग लैंड और वाटर का ही डिस्प्यूट है, यूजर का नहीं है, तो वो कमेंस्ड कैसे करेगा, 145 के 1 की तरह। ठीक है, ये बात 4th के सबसेक्शन में है। उसके बाद है सेक्शन 148, इसमें बात की गई है लोकल इंक्वायरी की, यानी कि 145, 147 में जो भी इंक्वायरी इनिशिएट हुई है उनके बारे में ये है। देखिए क्या कहता है, लोकल इंक्वायरी अगर जरूरी है 145, 146, 147 के सेक्शन में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर SDM, ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे, रिटर्न इंस्ट्रक्शन देंगे जो भी जरूरी है फॉर देयर गाइडेंस। हिज गाइडेंस में डिक्लेयर बाय हुम द होल, यानी कि मेन मैं बताती हूँ 148 में क्या है, खर्चे की बात हुई है कि खर्चा कौन पे करेगा, जो भी इंक्वायरी वगैरह हो रही है, ये हारने वाली पार्टी या जीतने वाली जो भी है, खर्चा जो है वहां पे जो ये रिसीवर अपॉइंट करने का 146 में और इंक्वायरी के लिए जो सदस्य बुलाए गए, ये सारा कौन उठाएगा, तो ये 148 के 1 में बात करता है। और जो रिपोर्ट है पर्सन की वो एविडेंस में पढ़ी जाएगी, सेकंड सबसेक्शन ये कहता है। थर्ड में बात करता है कॉस्ट जो है 145, 6, 7 में कौन सी पार्टी देगी, ये डिसीजन मैजिस्ट्रेट का होगा। और वेदर इन होल और इन पार्ट, यानी कि जरूरी नहीं है एक ही सब कुछ दे, हो सकता है कुछ पार्ट इस पार्टी को बोल दिया, ये सारे डिसीजन जो है कोर्ट लेगा। उसमें विटनेसेस और प्लीडर की फीस भी इंक्लूड होगी। तो 148 एक तरह से खर्चे की बात करता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सेक्शन 145, 6, 7, 8 और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 खत्म हो जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। आगे के सेक्शन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।